जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं उसमें जो हमने मौर्य प्रशासन पढ़ा था उसमें केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, नगर प्रशासन, ठीक है। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में कंटक शोधन, ठीक है। और जो हमने उसके हिस्से पढ़े थे कि कैसे एक फौजदारी अदालतें होती हैं और दीवानी अदालतें होती हैं। फिर मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है या वहाँ पे समाज की क्या स्थिति थी, उन सबका पढ़ा। अब हम ले रहे हैं एक नया साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश, ठीक है, जिसका समय काल ईस्वी 275 से 550 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में अंतर बता दिया था ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। अब जब ये गुप्त साम्राज्य आया उसके पहले क्या स्थिति थी, ठीक है। अपन बात करें उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, तो उत्तर भारत में 230 ईस्वी तक तो कुषाण, अपने शक, खून, कुषाण ये जातियां थी जो बाह्य आक्रमणकारी जातियां थी जो कुछ भारत में ही रह गई थी। इनका शासन था यहाँ तक। और मध्य भारत में उस समय जो शक मुरंडों का शासन था वो 250 ईस्वी वर्ष जो है उस समय तक ही चला। उसके बाद गुप्त वंश जो है अस्तित्व में आया 275 ईस्वी में, ठीक है। अब जो भी वंश आया है तो उसकी नींव किसी न किसी ने रखी होगी, तो उसको संस्थापक कहा जाता है। तो संस्थापक में आता है नाम श्रीगुप्त का। अगर प्रश्न आता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में उनका जो पुत्र था घटोत्कच, ठीक है, वो राजा बना। उसको कहीं कहीं उल्लेख मिला है कि महाराज के नाम से भी संबोधित किया जाता था, या अपन कह सकते हैं उपाधि उसकी थी महाराज की। घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। पहले के समय में बच्चों राजा महाराजाओं के नाम के आगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मतलब बेटे का नाम भी वही है, इसके नाम के आगे जैसे आगे अपन वर्तमान में कहते हैं सीनियर जूनियर जैसे एक ही नाम है, तो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ऐसे तक भी जिक्र देखा गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसको भी महाराजा धीराज की पदवी से नवाजा गया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है एक संवत चलाया था, गुप्त संवत, ठीक है, 319 ईस्वी में। तो ये जो संवत था वो गुप्त संवत के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है इसकी जो इतिहास में उल्लेख मिलता है इसके बारे में कि ये दिग्विजय, मतलब सभी दिशाओं पे अपनी विजय प्राप्त करना, उनको जीतना और अपने पूरा साम्राज्य का एकीकरण करना, इसके जो है उपलब्धियां इसमें उल्लेख हुआ है। अब इसकी जो उपलब्धियां हैं इसका जिक्र इसके दरबारी जो एक लेखक थे हरिसेन, यहाँ प्रश्न आता है, उनकी पुस्तक का नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति। उसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किया है, उसकी सैनिक जो विजय हुई थी उसका उल्लेख इसमें किया है, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया। अब इसमें एक तो ये भी कहा गया है कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने कभी भी कोई जो है युद्ध हारा नहीं हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, इसके साम्राज्य को 5 समूहों में अलग अलग विभाजित किया गया है। तो पहले अपन देखते हैं किससे से इसका साम्राज्य था। और एक क्वेश्चन आता है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो ये साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, जो भी मैंने बताया। साम्राज्यवाद क्या होता है बच्चों कि अपने राज्य के आसपास के राज्यों को जीतने की इच्छा रखना, अपना साम्राज्य का विस्तार करना। तो उसके दरबारी कवि ने जो हरिसेन नाम है उसकी सैनिक सफलताओं का उल्लेख किया है, किसमें, इलाहाबाद प्रशस्ति। ये क्वेश्चन बनेगा अपना। फिर ये जो अभिलेख है ये उसी जगह पे लगाया गया है जहां पर अशोक, सम्राट अशोक का पढ़ा था आपने, उनका अभिलेख उत्कीर्ण उसी उसमें स्तंभ में इनका भी इसके बारे में लिखा गया है। इसके द्वारा जीते गए जो क्षेत्र हैं 5 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र देखिए, गंगा यमुना 2 आपके राज्य,
मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है, गंगा यमुना की वाली हो गई, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, विंध्याचल वाला एरिया जो होता है, ठीक है। आठविक राज्य, अब ये आठविक राज्य मतलब उसको उस समय जंगली राज्यों की श्रेणी दी जाती थी, जैसे विंध्याचल वाला क्षेत्र है, कुछ गुजरात का क्षेत्र है और मध्य भारत का क्षेत्र है, ये सब जो उस समय के आठविक राज्य कहलाते थे। पूर्वी दक्कन, दक्कन का पठार जिसको अपन प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्कन का पठार कहलाता है वो प्रायद्वीपीय भारत। और दक्षिण भारत के राज्य जो है शक और कुषाणों के पास जो थे वो भी राज्य इसके साम्राज्य में थे। इलाहाबाद रखिए, अब यहाँ से इसकी ये तो आई रही, इसके बाद उपलब्धियों में आ रहा है कि इलाहाबाद प्रशस्ति में इस बात का जिक्र था कि वह कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, उसकी सैनिक उपलब्धियों का जिक्र किया है। उसके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, बहुत विशाल नौसेना का वर्णन है। जैसे आपको ध्यान हो, हमने मौर्य प्रशासन में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी बड़ी विशाल सेना थी, ऐसे इसके पास भी थी। नौसेना के द्वारा उसने विदेशों से भी संबंध अपने जो है अच्छे किए। अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र भी आता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। उस समय जो सिक्के चला करते थे उसमें इसके इस अश्वमेघ पराक्रम का उल्लेख मिलता है। सिक्कों में इसे राजा की उपलब्धियां लिखी जाती है ना, उस तरह से उसमें है। ये ललित कलाओं में भी निपुण था। ललित कलाएं में संगीत है, नृत्य है या कोई अन्य चित्रकारी है, इसमें रुचि हो सकती है राजा की। तो इसको कहीं कहीं कविराज भी कहा गया है। कविराज क्यों? क्योंकि ये संगीत में भी निपुण था। और इस बात का उल्लेख मिलता है एक सिक्के में कहीं इसकी वीणा बजाते हुए, वीणा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाते हुए इसकी जो है आकृति देखी गई है। विष्णु का भी भक्त था और सभी धर्मों का वो समान रूप से आदर करता था। तो ये समुद्रगुप्त का जो था वो उल्लेख होता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में इसके बाद जिसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये काल जो है बच्चों स्वर्ण युग के नाम से माना जाता है कि इस समय भारत में बहुत ज्यादा जो है अच्छा राज्य रहा, बहुत ज्यादा तरक्की इसमें हुई। अब इसका जो पुत्र था समुद्रगुप्त का, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो अभी मैंने कहा ना, एक प्रथम हो चुका है जो, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको कहीं कहीं जिक्र मिला है देवराज का, देवगुप्त का, कहीं कहीं विक्रमादित्य, विक्रमांक, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए। तो ये वही है राजा जो आपने कहीं पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त के साथ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य द्वितीय जो है ये है। तो इसने भी क्या है कि विवाह संबंधों के द्वारा, विजयों के द्वारा अपना साम्राज्य का विस्तार किया। एक समय तो इसका विस्तार पूरा सौराष्ट्र से लेकर के और यहाँ पर इसका हो गया था गुजरात से लेकर के, मालवा से लेकर के बहुत बंगाल तक। और कहीं कहीं आ रहा है कि इसने अरब तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह भी वाकाटक, वाकाटक बच्चे मध्य भारत का, महाराष्ट्र का, अजंता एलोरा का, यहाँ का मतलब दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा जो है वो वाकाटक कहलाता है। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के राजा से किया था। और जब राजा की मृत्यु हो गई तो इसकी जो पुत्री थी, इसने अपने छोटे बेटे को गद्दी में बिठा करके खुद वहां की रानी जो इसने शासन किया था। अब विक्रमादित्य जो इसको कहा जाता है, तो इसके जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था, तो अभी हम बात कर रहे हैं इनकी राजधानी भी क्या थी, पाटलिपुत्र। पर पाटलिपुत्र में रह करके वो अपने पूरे साम्राज्य को जो है संभाल नहीं पा रहा था, तो इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, किसको? उज्जैनी को। ठीक है, उज्जैन को इसने यहाँ पर द्वितीय राजधानी बनाया। और जब इसने शक को इनको पराजित किया तो उसके बाद इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिलती थी। तो ये बहुत अच्छा स्वर्ण युग का काल माना जाता है, जिनके काल में बहुत अच्छे जो यहाँ पर शासन किया जाता था। इसका पुत्र हुआ था, वैसे तो इसके बहुत सारे पुत्र थे, इनके सब राजाओं के, जैसे समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है इसके बहुत सारे पुत्र थे, पर इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को बनाया था। फिर इसका आता है इसके पुत्र का जिक्र कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और इसके साथ भी कुछ उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उस समय, तो इसका संस्थापक माना जाता है। इसका राज्य भी जो है सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक पूरा फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना, ठीक है, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक बना। इसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। और कहीं भी आप देखना, कोई भी राज्य का राजा होता है तो उसका कहीं ना कहीं दूसरे राज्य से कोई ना कोई विद्रोह हो जाता है या लड़ाई होती है, तभी विजय प्राप्त करते हैं।
तो इसका पुष्यमित्र जो था उससे विद्रोह का जिक्र यहाँ पर मिलता है। फिर कुमारगुप्त के बाद में जिक्र आता है बच्चों स्कंदगुप्त। ये बड़ा बेटा नहीं था। अधिकतर क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको राजा बनाया जाता है, पर ये बड़ा बेटा नहीं था, फिर भी इसको यहाँ पर उत्तराधिकारी बनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन से अभिलेख से ज्ञात होता है, तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ में जो अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने एक काम किया था कि मौर्य काल के दौरान एक झील का निर्माण किया गया था, सुदर्शन झील। उस झील का इसने क्या कराया था, जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है बच्चों, उसको सुधरवाना। जैसे समय के कारण क्या है कि बढ़ते समय के कारण कई चीजों की उपेक्षा हो जाती है, देखरेख नहीं हो पाती है, तो वो जर्जर हो जाती है, तो उसका इसने जो है क्या किया था, जीर्णोद्धार कराया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्कंदगुप्त ने कौन सी झील का जीर्णोद्धार कराया, सुदर्शन झील का। फिर जूनागढ़ अभिलेख से इस बात का भी, एक तो इस बात का उल्लेख होता है, एक इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि जब वो सिंहासन में बैठा था तो बैठने के समय इसको कई जातियों से जूझना पड़ा था, जैसे अभी हमने बात की थी हूण, और अंत में इसने हूणों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया। तो बच्चों अभी आज अपन ने गुप्त साम्राज्य के जो प्रमुख राजा हैं, शासक, उनके बारे में पढ़ा। अब अपन आगे जो पढ़ेंगे उसमें गुप्त वंश की पूरी उपलब्धियों के बारे में, इनके साम्राज्य कैसा था, इनका क्या उपलब्धियां रही इनकी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हमने केवल क्या लिया, इनके सभी शासकों के बारे में जानकारी।